Assalamu alaikum, dear students. I hope all of you will be fine and in the state of good health. Today we are going to start Alkenes, lecture 1. Before discussing alkenes, I will like to share one of the famous quote of Alexander Graham Bell. When one door closes and other opens, but we often look so long and so regretfully upon the closed door that we do not see the one that has opened for us. In this slide, we will discuss about alkenes, rules for nomenclature of alkenes, how are multiple bonds drawn, relative stability of alkenes, factors affecting the stability of benzene of alkene, structure of alkene, preparation of alkenes, Sitz-Ziff rule, dehydrohalogenation of alkyl halide, reactivity, hydrogenation, hydrohalogenation of alkene, Markovnikov's rule, and again your home assignment. Alkenes. An alkene is a hydrocarbon that contains a carbon-carbon double bond. गर्ल्स आपने लास्ट लेक्चर में अल्केन्स हमने कवर किया था एंड एज यू नो दैट अल्केन्स कंटेन ऑल bonds carbon carbon single bond. Now we will discuss alkenes. It is a hydrocarbon. It is made up of carbon and hydrogen only, and there is one condition that alkenes are those compounds which contain a carbon carbon double bond. मीन्स ये कि पूरे स्ट्रक्चर में अगर कोई एक भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा तो क्लास ऑफ कंपाउंड अल्कीन्स से बिलोंग करेगा. अल्कीन्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज ओलेफिन्स. वाई दे आर कॉल्ड ओलेफिन्स ये भी मैंने आपको अल्केन्स के जब हम डिस्कस कर रहे थे तो उसमें बताया था कि अल्कीन्स आर कॉल्ड ओलेफिन्स. The reason is the lower members of alkene family. The lower members of alkene family means propane and ethane, etc. They have the tendency to form oily products on reaction with chlorine gas. अगर आप इनके लोअर मेंबर्स का यानी जैसे प्रोपेन है या इथेन है इन दोनों का रिएक्शन करवाएंगे क्लोरीन के साथ जो कि इंशाल्लाह ताला हमने स्टडी करना है तो जो प्रोडक्ट बनती है वो ऑयली अपीयरेंस की होती है. तो ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ दैट ऑयली प्रोडक्ट दे आर ऑल्सो टर्म्ड एज ऑलिफिन्स. नाउ रूल्स फॉर नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन्स. अब जैसे हमने उसमें फर्स्ट लेक्चर में अल्केन्स के नॉमेनक्लेचर के रूल्स को स्टडी किया था, अब अल्कीन्स का नॉमेनक्लेचर करते हुए देयर आर सम थिंग्स which are added in the rules. सबसे पहले जैसे आप अल्केन्स के अंदर लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस चेन सेलेक्ट कर रहे थे आपने वही लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस चेन सेलेक्ट करनी है, बट एक कंडीशन जो इसमें मस्ट आपने फॉलो करनी है दैट योर लॉन्गेस्ट चेन मस्ट कंटेन द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. मीन्स ऐसी कोई चेन सेलेक्ट आप नहीं कर सकते जिसके अंदर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ना आए. सो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मस्ट बी द पार्ट ऑफ द चेन. देन द एंडिंग एन था उसके अंदर, यहाँ पर आपने एंडिंग इन से रिप्लेस कर देना.
चेन की नंबरिंग वहाँ पर जब हम कर रहे थे तो आपने वहाँ से स्टार्ट करनी थी जहाँ से ब्रांच करीब हो, सब्स्टिट्यूएंट करीब हो। बट इन दिस केस आपने सब्स्टिट्यूएंट को अहमियत बाद में देनी है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंस देनी है आपने डबली बॉन्डेड कार्बन एटम को। Means you have to number the chain from that end from where the double bond comes first. अब इसमें डबल बॉन्ड जब आपने लेबलिंग कर दी, चेन की नंबरिंग कर दी और वहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करनी है उस एंड से जहाँ से डबल बॉन्ड करीब है। अब ये कि आपने पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड मेंशन करना है। For example, if a double bond exists between carbon number 2 and carbon number 3, तो आपने lower number carbon number 3 mention करना है। The presence of more than one double bond is indicated by the suffix -ine। एक और बात कि अगर 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड है तो आपने लोअर नंबर मीन्स के 2 को पोजीशन स्पेसिफाई करने के लिए लिखना है। अगर आपका डबल बॉन्ड की पोजीशन 5 आ रही है तो दैट मीन्स दैट अ डबल बॉन्ड एग्जिस्ट बिटवीन कार्बन 5 एंड कार्बन 6। सेकेंडली ये कि ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास किसी स्ट्रक्चर में एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड मौजूद हों, लाइक 2 डबल बॉन्ड हैं या 3 डबल बॉन्ड हैं। उसमें आपने डाईइन या ट्राईइन का सफिक्स ऐड करना है। अल्काइल ग्रुप्स आर इंडिकेटेड बाय द मेथड्स मेंशन्ड इन अल्कीन्स, यानी अल्काइल ग्रुप का इंट्रोडक्शन और डिटेल सारी मैंने आपको अल्कीन्स के नोमेनक्लेचर में कराई थी, सेम वही डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। अब हम इन रूल्स को अप्लाई करते हैं। ये देखिए, आपने इस स्ट्रक्चर का IUPAC नेम लिखना है। तो योर फर्स्ट स्टेप विल बी यू हैव टू सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन विच कंटेन्स बोथ कार्बन्स ऑफ द डबल बॉन्ड। मीन्स कि ये दोनों कार्बन्स उसका पार्ट होनी चाहिए। तो जब हम सेलेक्ट करेंगे तो चेन की डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ जो आ रही हैं, सबसे पहले मैं आपसे वो डिस्कस कर लूँ। एक चेन है ये, यहाँ से यूँ आए, यूँ, देन दिस। इसके अलावा एक ये है, ये भी उतनी ही चेन लेंथ की बन रही है। ये भी पॉसिबल है कि आप इंस्टेड ऑफ गोइंग स्ट्रेट आप नीचे चले जाएं और बाकी तमाम को आप सब्स्टिट्यूएंट लेबल कर लें। यहाँ पर जो चेन उन्होंने सिलेक्ट की हुई है दैट इज़ लाइक दिस। अब आपने चेन की नंबरिंग करनी है फ्रॉम आइदर एंड, यानी या यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करनी है या यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करनी है। और मैंने आपसे कहा था कि आपने प्रेफरेंस किसको देनी है, डबल बॉन्ड को देनी है। जहाँ से डबल बॉन्ड करीब है यू हैव टू नंबर द चेन फ्रॉम दैट एंड। अब अगर आपको जैसे पता चल रहा है कि यहाँ से हम नंबरिंग करेंगे तो हमारे पास 1 2 3 4th पोजीशन पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ रहा है, तो आपने इसी तरीके से यहाँ पर भी लेबलिंग वो कर लेनी है, नंबरिंग कर लेनी है। यहाँ से 4th पे आ रहा है और यहाँ से इस साइड पर 3 में आ रहा है, तो आप यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। कार्बन नंबर 1, दिस इज़ द कार्बन नंबर 2 एंड दिस इज़ द कार्बन नंबर 3। ये 4 है, ये 5th कार्बन है, ये 6th कार्बन है। अब आपने क्या करना है, हेक्सेन है ये 6 कार्बन वाला, तो आपने हेक्सेन के बजाय इसे हेक्सीन कर देना है। और अब आपने पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड मेंशन करनी है। जैसे मैंने आपको भी प्रीवियस स्लाइड में बताया था कि आपने जिन 2 कार्बन एटम्स के दरमियान डबल बॉन्ड है आपने उसमें से लोवेस्ट नंबर को मेंशन करना है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ डबल बॉन्ड इज एग्जिस्टिंग बिटवीन कार्बन नंबर 2 एंड कार्बन नंबर 3, you have to write 2 to specify the position of the double bond। अब यहाँ पर देखें 2 हेक्सीन हो जाएगा, 2 और हेक्सीन के बीच में डैश। इसके अलावा आप देखें कि यहाँ पर ब्रांचेस भी मौजूद हैं, मीन्स मिथाइल या इथाइल या प्रोपाइल ग्रुप्स भी हो सकते हैं। अब आपने उनकी देखना है
there is a methyl at carbon number 2, there is a methyl attached with carbon number 3, there is a methyl group attached with carbon number 5. तो ये 3 जगहों पर मिथाइल ग्रुप आ रहा है, तो आपने इसकी पोजीशन लिखनी है 2, 3, 5 ट्राई मिथाइल 2 हेक्सीन। यानी उसी तरीके से सबसे पहले आपने सब्स्टिट्यूएंट देखने कि आपके पास उस स्ट्रक्चर में कितने सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, उनकी आपने पोजीशंस बतानी है, और उसके बाद आपने डबल बॉन्ड की पोजीशन बतानी है, और साथ में आपने पेरेंट नेम ऐड कर देना है। आई होप इट इज़ क्लियर। अब ये भी प्रैक्टिस है। आप देखिए कि मैंने आपसे कहा था पहला रूल कि आपने वो चेन सेलेक्ट करनी है जो कि लॉन्गेस्ट भी हो और कॉन्टिन्यूस भी हो, और दूसरा ये कि उसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाली दोनों कार्बन चेन का हिस्सा हो। अब यहाँ पर मैंने एक स्ट्रक्चर है, ये देखिए कि चेन ये बन रही है एक पॉसिबिलिटी, और एक पॉसिबिलिटी ये बन रही है। आप अगर सेलेक्ट करें कि हाउ मेनी कार्बन नंबर एटम्स आर ओवर हियर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हेप्टेन बन रहा है। जबकि अगर आप इस स्ट्रक्चर में देखें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कार्बन्स की चेन है, तो आपको लॉन्गेस्ट चेन तो ये होनी चाहिए इंस्टेड ऑफ दिस वन, बिकॉज इट इज़ कंटेनिंग 7 कार्बन्स। तो आपने दूसरी कंडीशन देखनी है कि फुलफिल हो रही है, दैट इज दैट बोथ द कार्बन्स ऑफ द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड दे शुड बी प्रेजेंट इन द चेन। अब यहाँ पर इसलिए हम इधर से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, और वही बात कि आप दोनों एंड में से चेक कर लें, जहाँ से डबल बॉन्ड करीब है यू हैव टू स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम दैट एंड। यहाँ से हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2 एंड कार्बन नंबर 3 एंड सो ऑन। तो ये बन जाएगा हेप्टीन, और फिर आपने इसके ऊपर देखना है कि कार्बन नंबर 2 पर कौन सा ग्रुप लगा हुआ है। दिस इज़ नोन एज इथाइल ग्रुप। ये इसका इंट्रोडक्शन आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था। ओपन करके इथाइल को हम ऐसे लिखते हैं, लेकिन अगर मैं इसी इथाइल को क्लोज करके लिखूंगी यानी कंडेंस फॉर्म में लिखूंगी तो ये क्या बन जाएगा C2 H5। आपका नाम बन जाएगा 2 इथाइल 1 हेप्टीन। लुक, आपको मैंने बताया था यहाँ पर कि जिन दो एटम्स के दरमियान, जिन दो कार्बन एटम्स के दरमियान डबल बॉन्ड होगा, उसमें से लोएस्ट नंबर यू विल सेलेक्ट टू स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ द डबल बॉन्ड। अब ये कुछ प्रैक्टिस है, ये देख लीजिए कि यहाँ पर आपके नंबरिंग आपने की फ्रॉम दिस एंड, क्योंकि आपने यही ध्यान में रखना है कि डबल बॉन्ड को आपने प्रेफरेंस देनी है। थर्ड पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो द नेम विल बी 3 मिथाइल 1 ब्यूटीन। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारे पास ये, इसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड का नॉमेनक्लेचर भी बिल्कुल इसी पैटर्न पे है, बस सिर्फ क्या है कि आइन एंडिंग लगेगी इंस्टेड ऑफ इन। तो यहाँ पर उन्होंने यही काम किया है 1, 2 और देयर आर 6 कार्बन एटम्स इन द चेन, सो यू विल राइट 2 हेक्साइन ओवर हियर, और फोर्थ पोजीशन पर इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो आप इसका नाम लिखेंगे 4 इथाइल 2 हेक्साइन। अब आपके पास अगर सपोज करें कि एक ही स्ट्रक्चर में 2 या 3 डबल बॉन्ड्स आ जाते हैं, देन व्हाट विल यू डू। आपका जो पेरेंट नेम है अल्केन, उसके एन को आपने आ डाइईन या आ ट्राइईन से रिप्रेजेंट करना है। फॉर एग्जाम्पल, इफ द नेम इज हेक्सेन मीन्स कंटेनिंग 6 कार्बन एटम्स, तो यू विल रिप्लेस द एंडिंग एन विद आ डाइईन। अब हम इसको अप्लाई करते हैं। यहाँ पर ये स्ट्रक्चर है, आपने दोनों तरफ से नंबरिंग स्टार्ट करके चेक कर लेना है कि आपके पास लोवेस्ट नंबर कहाँ से आ रहा है। तो चूंकि यहाँ पर दोनों तरफ से कार्बन नंबर 1 पे डबल बॉन्ड आ रहा था, तो आपने कहीं से भी नंबरिंग स्टार्ट कर सकते हैं, आइदर फ्रॉम दिस एंड या फिर आप इधर दूसरी तरफ से, दोनों तरफ से नंबरिंग स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने यहाँ से स्टार्ट की, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, तो इसका नाम बन जाएगा 1,3-butadiene, means there is a one double bond which is between carbon number 1 and carbon number 2. There is another double bond between carbon number 3 and carbon number 4. So
इसका नेम क्या बन जाएगा, 1 3 और 4 कार्बन्स हैं तो ब्यूटाडाइईन। इसी तरीके से यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर भी इसी तरह है, ब्रांच भी है और साथ में 2 डबल बॉन्ड्स भी हैं। आपने देखना है कि आपने उस तरफ से नंबरिंग स्टार्ट करनी है जहाँ से डबल बॉन्ड करीब है। अगर मैं यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करती तो कार्बन नंबर 2 पर आ रहा था डबल बॉन्ड, जबकि यहाँ इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में इस तरफ से स्टार्ट करने से कार्बन नंबर 1 पे है, तो मैंने उनसे ले लिया टाइम। कार्बन नंबर 1 पे और कार्बन नंबर 4 पे ये यहाँ पर जो है 2 जगहों पर डबल बॉन्ड है, तो ये क्या बन जाएगा, 1,4 हेक्साडाइईन। 5 पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। अच्छा, अब आप ये देखें कि हाउ आर मल्टीपल बॉन्ड्स ड्रॉन, कि फॉर एग्जांपल अगर स्ट्रक्चर के अंदर हम फॉर्मूला राइटिंग कर रहे हैं तो यहाँ पर आपके मल्टीपल बॉन्ड्स आप किस तरीके से बीच में इंट्रोड्यूस करेंगे। सिंगल बॉन्ड के लिए तो आप लाइंस ओमिट कर देते हैं, जैसे यहाँ पर ये देखें एक स्ट्रक्चर ओपन करके ये लिखा हुआ है, जब आप इसको कंडेंस करके लिखेंगे तो आप ये सिंगल लाइंस जो सिंगल बॉन्ड्स हैं ये ओमिट कर देंगे, तो इट विल बी CH3, यहाँ पर आ जाएगा C और इसके साथ जो ये H अटैच हुआ हुआ ये भी आप इसके साथ लिख लेंगे। डबल बॉन्ड आप ओमिट नहीं कर सकते, डबल बॉन्ड हमेशा आपको ड्रॉ करने पड़ते हैं, तो डबल बॉन्ड और उसके बाद ये C के साथ जो दोनों हाइड्रोजन्स हैं इनके सिंगल बॉन्ड ओमिट करके आप CH2, ठीक है। तो यू हैव टू ओमिट द सिंगल लाइंस बट you have to keep the triple bond and keep the double bond. That is how you are writing the condensed structure of alkenes and alkynes. Okay, now here comes the more practice about nomenclature, और इसके अंदर कुछ compounds के हमने common namings भी लिखी हुई है, जैसे फॉर एग्जाम्पल इस पेज का लिंक भी मैं आपको भेज दूँगी बिकॉज इट इज़ ब्लर ओवर हेयर, तो ताकि आपको ना वो क्लियर हो जाए, मैं लिंक भी आपको सेंड करूँगी। यहाँ पर ये इथाइलिन है, इथीन इज़ द आईयूपैक नेम, इथाइलिन इज़ द कॉमन नेम। इसी तरीके से यहाँ पर ये प्रोपीन आईयूपैक नेम है और प्रोपाइलिन इसको हम कहेंगे कॉमन में। और अब यहाँ पर 4 कार्बन्स वाला अल्कीन है, मीन्स के डबल बॉन्ड यहाँ पर इधर एग्जिस्ट कर रहा है, तो आपको कॉमन नेमिंग के अंदर जो हम नंबरिंग करते हैं वो अल्फ़ा बीटा गैमा से करते हैं। लाइक दिस विल बी द अल्फ़ा कार्बन, नेक्स्ट विल बी द बीटा कार्बन एंड देन द गैमा कार्बन एंड सो ऑन। तो इट इज़ अल्फ़ा ब्यूटाइलिन इन कॉमन नॉमेनक्लेचर, जबकि आईयूपैक के अंदर आप इसे 1 ब्यूटीन कहते हैं, या इसका दूसरा एक ऑल्टरनेट वे होता है जिसमें आप ब्यूट और डैश और 1 और इन मीन यू हैव टू राइट द पोजीशन ऑफ द डबल बॉन्ड बिटवीन ब्यूट एंड इन। इसी तरीके से ये वो स्ट्रक्चर है जिसमें यहाँ पर डबल बॉन्ड आ रहा है, मीन्स के इट इज़ बीटा ब्यूटाइलिन बिकॉज द डबल बॉन्ड इज़ प्रेजेंट एट कार्बन नंबर 2। तो कार्बन नंबर 2 की जो लेबलिंग है कॉमन सिस्टम ऑफ नेमिंग में दैट इज़ बीटा। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है आइसोब्यूटाइलिन। आइसो का स्ट्रक्चर का जो वर्ड है वो कब यूज़ होता है, जब आपके पास सेकंड कार्बन के ऊपर एक मिथाइल ग्रुप लगा हो। आप यहाँ से या यहाँ से पॉइंट ऑफ अटैचमेंट से दोनों तरफ देख लें, जब आपके पास सेकंड कार्बन के ऊपर अगर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है तो दैट मीन्स द स्ट्रक्चर इज़ आइसो। लाइक दिस इज़ द फर्स्ट कार्बन, दिस इज़ द सेकंड कार्बन, तो आप इसे कह सकते हैं कि ये आइसो स्ट्रक्चर है। जब भी हम आइसो नियो का नॉमेनक्लेचर लगा रहे होते हैं तो आपने ओवरऑल उस स्ट्रक्चर के अंदर जितने भी कार्बन एटम्स हैं वो सब इंक्लूड करने होते हैं। लाइक इन दिस स्ट्रक्चर देयर आर 4 कार्बन एटम्स ऑन द होल, तो आप इसमें आइसोब्यूटाइलिन लिखेंगे, मीन्स आप इसको आइसोप्रोपेन नहीं कह सकते, आप लॉन्गेस्ट चेन नहीं सिलेक्ट करते इसके अंदर, आपने ओवरऑल स्ट्रक्चर के अंदर जितने कार्बन एटम्स हैं वो साथ लिखने होते हैं व्हेन यू आर यूजिंग आइसो नियो नॉमेनक्लेचर। तो आइसो का वर्ड कब यूज़ होगा, व्हेन यू हैव अ मिथाइल ग्रुप ऑन द सेकंड कार्बन एटम। नेक्स्ट हमारे पास है अल्फा पेंटाइलिन, जिसको हम आईयूपैक के अंदर 1 पेंटीन भी कहते हैं। यहाँ पर डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 के बीच में। इसी तरीके से ये है बीटा पेंटाइलिन, यहाँ पर ये देखिए ये सेकंड कार्बन के ऊपर मिथाइल ग्रुप आपको नज़र आ रहा है, यहाँ से देख लें सेकंड कार्बन के ऊपर ये मिथाइल ग्रुप नज़र आ रहा है, तो इसका नाम क्या होगा,
आइसो, लेकिन आइसो के साथ हमने कितने कार्बन एटम्स शामिल करने हैं, सारे जो इस पूरे स्ट्रक्चर के अंदर जितने कार्बन एटम्स हैं वो आप काउंट करें, दे आर 5, तो इसका नाम बन जाएगा आइसोपेंटाइलीन। और आईयूपैक नेम आपने नंबरिंग उस एंड से स्टार्ट करनी है जहाँ से डबल बॉन्ड करीब है, और इसका नाम बन जाएगा 3-मिथाइल-1-पेंटीन। नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है ये आइसोहेक्साइलीन है। इसमें भी आप वही चीज़ देखें कि सेकंड कार्बन के ऊपर आपका एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ये नियो है। नियो का प्रीफिक्स आप तब यूज़ करते हैं, ये नियो और आइसो ये कॉमन सिस्टम ऑफ नेमिंग में अल्काइल ग्रुप्स की हम इस तरीके से नेमिंग करते हैं या स्ट्रक्चर्स की नेमिंग करते हैं। नियो तब यूज़ करते हैं जब आपके पास सेकंड कार्बन के ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप्स लगे हुए हैं। लाइक यू कैन सी ओवर हेयर, on second carbon there are 2 methyl groups, that's why the structure is known as neo. And you have to write hexylene over here because there are 6 carbon atoms including the 2 branches which are present on the second carbon. यानी आपने तमाम के तमाम जो स्ट्रक्चर के अंदर कार्बन एटम्स हैं वो काउंट करके आपने हेक्साइलीन में कवर कर दी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ये स्ट्रक्चर है जिसका आपने 2 और 3 पर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है और यहाँ पर डबल बॉन्ड है, तो आपका क्या बन जाएगा, कहीं से भी आप नेमिंग कर सकते हैं, नंबरिंग कर सकते हैं, बिकॉज फ्रॉम बोथ साइड्स डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट एट इक्वल डिस्टेंस। तो इट इज़ 2,3 डाई मिथाइल 2 ब्यूटीन, यहाँ पर आ जाएगा जी 2,3 डाई मिथाइल 1 ब्यूटीन बिकॉज डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट ओवर हेयर। और लास्ट में हमारे पास 2 डबल बॉन्ड्स आ रहे हैं और वो एडजेसेंट कार्बन्स पर आ रहे हैं, लाइक ओवर हेयर देयर इज़ अ डबल बॉन्ड, इन द सेम वे ओवर हेयर देयर इज़ अ डबल बॉन्ड। तो हमारे पास बन जाएगा, यहाँ से आप नंबरिंग करेंगे 1,2 ब्यूटा डाई इन या ब्यूटा 1,2 डाई इन, ये आपकी नेमिंग बन जाएगी। तो आई होप आपको इस प्रैक्टिस शीट से काफ़ी प्रैक्टिस मिल गई, कॉमन नेमिंग की, आइसो और नियो के यूज़ का पता चल गया, अल्फ़ा और बीटा की नेमिंग पता चल गई, और काफ़ी चीज़ें और कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हुए होंगे इस वर्कशीट से। लेट्स मूव फॉरवर्ड। नाउ इज़ द स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन। अब हमारे पास 3 फैक्टर्स ऐसे हैं जो अल्कीन की स्टेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। उसमें सबसे फर्स्ट फैक्टर है डिग्री ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मींस के कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाली कार्बन्स के साथ कितने अल्काइल ग्रुप्स लगे हुए हैं, कितने सब्स्टिट्यूशन हुई हुई है, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे ये देखें, ये जो स्ट्रक्चर मैंने लिखा हुआ है इसमें 4 आर ग्रुप्स हैं। आर ग्रुप मींस अल्काइल ग्रुप्स, तो ये टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन है, ठीक है। जो नेक्स्ट नंबर पे मैंने लिखी है दैट इज़ अ ट्राई सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन बिकॉज देयर आर 3 आर ग्रुप्स ओवर हियर, इन दिस इज़ अ डाई सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन एंड दिस इज़ अ मोनो सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये होता है कि टेट्रा सब्स्टिट्यूशन वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल है, एंड देन ट्राई एंड देन डाई एंड सो ऑन। मीन्स कि ये आप देखें कि जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाली कार्बन होती है दैट इज़ sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ जितने अल्काइल ग्रुप्स का नंबर लगा होता है उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। ग्रेटर द नंबर ऑफ अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स बॉन्डेड टू द sp2 कार्बन्स ऑफ एन अल्कीन द ग्रेटर इज इट्स स्टेबिलिटी। अब क्या वजह है कि इंक्रीज्ड सब्स्टिट्यूशन जब हो जाती है तो फिर क्यों अल्कीन ज़्यादा स्टेबल हो जाते हैं, तो उसकी जो रीज़न है दैट इज़ हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन क्या है? हाइपर कॉन्जुगेशन बेसिकली ये होता है कि जो आपकी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ वाली कार्बन है, ठीक है, जिसको आप अल्फ़ा कार्बन कह सकते हैं, लाइक इस सेंस में कि ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ डायरेक्टली जो अल्काइल ग्रुप्स की कार्बन डायरेक्टली जो कार्बन बॉन्ड हुई है, लाइक दिस कार्बन, ठीक है, इसकी जो हाइड्रोजन्स हैं, ठीक है, ये आप देखें सिग्मा बॉन्ड बना रही हैं इस कार्बन के साथ। अगर हम ओपन करके लिखें, ये सिग्मा बॉन्ड इंटरैक्ट करता है इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के पाई बॉन्ड के साथ, और एज अ रिज़ल्ट कुछ रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनते हैं जिसको आप कहते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस। यानी इस तरह का कुछ होता है सिस्टम कि कार्बन और हाइड्रोजन का सिग्मा बॉन्ड अगर आप ओपन करके लिखें वो गायब हो जाता है, वो शिफ्ट हो जाते हैं वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स इधर, और फिर वो इस पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ इंटरैक्ट करके इस मॉलिक्यूल के ऊपर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनते हैं, ठीक है। अब ये जो स्ट्रक्चर्स हैं या ये जो प्रोसेस है इसको आप कहते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन,
जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का पाई इलेक्ट्रॉन्स और एडजेसेंट जो साथ वाली कार्बन है उसकी सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के ये आपस में इंटरैक्ट करें। ठीक है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन का फिनोमेना कहलाता है, और हाइपर कॉन्जुगेशन का फिनोमेना जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा स्टेबल होगी अल्कीन्स। अब हाइपर कॉन्जुगेशन के जो स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं वो किस फैक्टर पे डिपेंड करते हैं? वो डिपेंड करते हैं नंबर ऑफ़ अल्काइल ग्रुप्स पर, क्योंकि ये वाली जो अल्काइल ग्रुप डायरेक्टली अटैच हुआ होगा कार्बन के साथ, उसके साथ जितनी हाइड्रोजन्स अटैच हैं वो डिपेंड करती हैं, उनमें से वो बॉन्ड टूटता है तो ऑफ कोर्स स्ट्रक्चर्स बनते हैं। तो जितनी ज़्यादा वो हाइड्रोजन्स होंगी, जितने ज़्यादा वो अल्काइल ग्रुप्स होंगे, उतनी ज़्यादा वो हाइड्रोजन्स होंगी, और उतने मैक्सिमम हाइपर कॉन्जुगेशन के स्ट्रक्चर्स आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो ग्रेटर द हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर ग्रेटर द स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन। तो जैसे आप यहाँ पर दो स्ट्रक्चर्स को कंपेयर करें तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन्स हैं जो कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच हैं, जबकि इस केस में इन 2 कार्बन की 6 हाइड्रोजन्स हैं। आपने हाइड्रोजन ये वाली नहीं देखनी, आपने वो हाइड्रोजन देखनी है विच इज़ बॉन्डेड टू द एडजेसेंट कार्बन। ठीक है, तो आप देखेंगे क्योंकि यहाँ पर 6 हाइड्रोजन एटम्स हैं, सो more hyperconjugation structures will be possible in the case of 2-butene, and as a result its stability will be higher. नेक्स्ट जो आपका स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन्स को अफेक्ट करता है फैक्टर, दैट इज़ द स्टीरियोकेमिस्ट्री। ये 2 तरह की अल्कीन्स होती हैं। अगर तो दोनों अल्काइल ग्रुप्स या दोनों सेम तरह की नेचर के ग्रुप डबल बॉन्ड के एक तरफ ही हों, ठीक है, तो उसको आप सिस कहते हैं। और अगर वो दोनों तरह के जो सेम तरह के ग्रुप्स हैं नेचर के वो ऑपोजिट साइड्स पे हों लाइक दिस, तो इसको आप ट्रांस कहते हैं। मीन्स के हैं ये देखें दोनों बिल्कुल सेम, फॉर्मूला सेम है, सिर्फ फ़र्क है स्पेस में ओरिएंटेशन का, कि आपके पास जो इसके अंदर हैं वो दोनों सेम साइड की नेचर के ग्रुप्स एक साइड पर हैं, जबकि इन दिस पर्टिकुलर केस द 2 सेम साइड ग्रुप्स सेम टाइप ऑफ ग्रुप्स आर प्रेजेंट ऑपोजिट टू ईच अदर। दिस इज़ ट्रांस एंड दिस इज़ सिस। ठीक है, और इसमें अगर हम स्टेबिलिटी देखें कि ट्रांस अल्कीन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है या सिस अल्कीन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, तो जिनमें अल्काइल ग्रुप्स दोनों सेम साइड पर हैं उनकी बल्कि ग्रुप्स होने की वजह से उनके दरमियान रिपल्शंस बढ़ जाती हैं, क्राउडिंग बढ़ जाती है और ये लेस स्टेबिलिटी हो जाएगी। जबकि अगर दोनों सेम तरह के ग्रुप्स ऑपोजिट साइड पर हों, लाइक यू नो दैट अल्काइल ग्रुप इज़ अ बिट हैवियर ग्रुप एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन, they will be far apart, so less repulsions would be there, less steric interaction will be there, and more stability will be alkene. थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो अफेक्ट करता है स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन को, दैट इज़ द कॉन्जुगेशन। अब कॉन्जुगेटेड अल्कीन्स कौन से होते हैं? जिसमें ऑल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड हो, लाइक ऐसा कोई स्ट्रक्चर जिसमें एक सिंगल एक डबल एक सिंगल एक डबल बॉन्ड हो। ठीक है, और दूसरी तरह की डाई अल्कीन्स वो होती हैं, डाईन्स वो होती हैं जिसमें 2 डबल बॉन्ड तो हैं बट दे आर नॉट प्रेजेंट एडजेसेंट टू वन अनदर, वो दूर दूर हैं, तो आप उनको आइसोलेटेड अल्कीन्स कहते हैं। तो कॉन्जुगेटेड अल्कीन्स अगर होंगे तो दे विल बी मोर स्टेबल। जैसे 1,3-ब्यूटाडाईन जो है वो सबसे सिंपल एग्जांपल है हमारे पास कॉन्जुगेटेड सिस्टम की, दैट इज़ मोर स्टेबल देन 1,4-पेंटाडाईन। आप इन दोनों के स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि 1,3-ब्यूटाडाईन क्यों ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि इसमें कॉन्जुगेशन ऑफ डबल बॉन्ड्स नज़र आ रही है, सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल इस तरह का पैटर्न नज़र आ रहा है, जबकि 1,4-पेंटाडाईन में ऐसा पैटर्न नहीं है। जो आपके पास दोनों डबल बॉन्ड्स हैं दे आर आइसोलेटेड। नेक्स्ट है हमारे पास कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स आर सेपरेटेड बाय अ single bond. 1,3-dienes are an excellent example of a conjugated system. Each carbon in 1,3-dienes are sp2 hybridized and therefore have 1 p orbital. अब अगर मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं तो आपको पता चलेगा कि 4 की 4 कार्बन्स के पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन है और 4 की 4 कार्बन्स के पास एक एम्प्टी p ऑर्बिटॉल एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ये जो 4p ऑर्बिटॉल्स हैं 1,3-ब्यूटाडाईन में, दे ओवरलैप टू फॉर्म अ कॉन्जुगेटेड सिस्टम, एंड कॉन्जुगेटेड डाईन्स आर 2 डबल बॉन्ड सेपरेटेड बाय अ सिंगल बॉन्ड। अब इसमें नॉन कॉन्जुगेटेड डाईन्स जो हैं विच आर नोन एज आइसोलेटेड डाईन्स,
इनके अंदर जो दोनों डबल बॉन्ड्स हैं वो मोर देन वन सिंगल बॉन्ड आपस में दूर होते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि ये देखें, ये 1,3 ब्यूटाडाइन है, इसमें एक कार्बन नंबर 1 और 2 के दरमियान डबल बॉन्ड है, एक आपका 3 और 4 के दरमियान डबल बॉन्ड है। यहाँ पर होता ये है कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ये पूरी इस चेन के ऊपर रेजोनेट करते हैं, पूरी इस चेन के ऊपर मूव करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखिए कि मैंने आपको बताया कि ईच कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, तो अ वेकेंट p ऑर्बिटल विल बी प्रेजेंट ऑन ईच कार्बन। यहाँ पर भी डबल बॉन्ड होने की वजह से इन दोनों के पास एम्प्टी p ऑर्बिटल होगा, इन दोनों कार्बन्स के पास एम्प्टी p ऑर्बिटल होगा। तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इंस्टेड ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स के वो इन दोनों कार्बन के बीच में रहे, दे विल मूव ऑन द इंटायर चेन, इंटायर लेंथ ऑफ द हाइड्रोकार्बन, ये इस पूरे के ऊपर मूव करेंगे। तो इसको आप कहते हैं डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और जिसके अंदर ये डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि अगर आपके पास आइसोलेटेड डाईईन्स होते, ज़्यादा दूर होते, तो फिर आपके पास वो कॉन्टीन्यूटी ऑफ पी ऑर्बिटल्स का नेटवर्क ना आता कि हर कार्बन पर पी ऑर्बिटल है एम्प्टी, तो उस सूरत में डीलोकलाइजेशन पॉसिबल नहीं थी। जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं देवर मतलब वो लोकलाइज्ड होते। लेकिन इस केस में जब आपके पास कॉन्जुगेटेड सिस्टम है तो हर कार्बन के पास एम्प्टी पी ऑर्बिटल मौजूद है, जिसकी वजह से जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डीलोकलाइज्ड हैं, मींस के वो मूव करते रहते हैं, और इस मूवमेंट की वजह से, इस डीलोकलाइजेशन की वजह से कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स आर मोर स्टेबल। Okay. Now comes the structure of alkenes. The alkene functional group consists of two sp2 hybridized carbon atom. Like ये देखिए आप, ये दो sp2 hybridized carbons हैं, ठीक है। और जब आपके पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है तो तीन ऑर्बिटल्स मिक्स होते हैं, एक s और दो p। जब वो तीन मिक्स होंगे तो तीन ही नए बनेंगे। ये एक sp2 है, ये पीछे नज़र नहीं आ रहा हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्ड बना हुआ है, ये दूसरा sp2 है, ये तीसरा sp2 है। इन द सेम वे इस कार्बन के पास भी तीन sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं, एक ये और एक आगे। और फिर क्या होता है कि एक का sp2 और दूसरे का sp2 ये बीच में ओवरलैप करके स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड बनाता है, और ये एक एक पी ऑर्बिटल इन दोनों के पास इन दोनों के पास मौजूद है, जो कि जिसके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन भी है। जैसे यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, ये दोनों आपस में लेंथ वाइज ओवरलैप करेंगे, और एज अ रिजल्ट देयर विल बी द पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। और ये देखिए आपके पास स्ट्रक्चर यहाँ पर बताया हुआ है, जिसमें बॉन्ड लेंथ्स और बॉन्ड एंगल्स कंपेयर बताए हुए हैं कि अल्कीन के अंदर क्या है। ओके, नेक्स्ट इज द प्रेपरेशन ऑफ अल्कीन्स। अल्कीन्स की प्रेपरेशन अब हमने स्टार्ट करनी है। नॉमेनक्लेचर और उसकी स्ट्रक्चर रिएक्टिविटी हम कर चुके हैं, ठीक है। अल्कीन्स को प्रिपेयर करने के लिए जो मेथडोलॉजी यूज़ होती है दैट इज़ नोन एज द बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन ये होता है कि दो एडजेसेंट कार्बन से आप दो ग्रुप्स को रिमूव करें, और एज अ रिज़ल्ट उनके रिमूव होने के बाद उन्हीं दो कार्बन्स के बीच में डबल बॉन्ड आ जाए। तो सच टाइप ऑफ रिएक्शंस आर नोन एज बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। इसके रिजल्ट में अल्कीन प्रोडक्ट बनता है, फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड। और दो जो आपको मैं आज पढ़ाऊंगी मेथड्स, वो दोनों के अंदर बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन हो रहा है। मैं आपको बताऊंगी कि वाई दे आर टर्म्ड एज बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। फर्स्ट जो मेथड है दैट इज़ द डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। जैसा वर्ड डिहाइड्रेशन से एक्सप्रेस हो रहा है, दैट रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज नोन एज डिहाइड्रेशन। अब आप में अल्कोहल हैं, अल्कोहल वो वाले कंपाउंड्स हैं जिनके अंदर OH ग्रुप फंक्शनल ग्रुप होता है। लाइक यहाँ पर मैंने एक स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, ये देखें, जिसके अंदर OH ग्रुप है और ये पीछे एक कार्बन भी लिखी है। द कार्बन विच इज़ अटैच टू द फंक्शनल ग्रुप, यानी वो वाली कार्बन जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप लगा होता है उसे आप अल्फा कार्बन कहते हैं, और उसके साथ वाली जो कार्बन होती है उसको आप क्या कहते हैं, बीटा कार्बन कहते हैं, ठीक है। तो अब आप ये ज़हन में रखें कि एक तो आपने OH ग्रुप निकालना है अल्फ़ा कार्बन में से,
और बीटा कार्बन में से आपने हाइड्रोजन माइनस करनी है, तो ये पूरा वाटर निकल जाएगा, OH फ्रॉम दिस कार्बन एंड हाइड्रोजन फ्रॉम द एडजेसेंट बीटा कार्बन। और एज अ रिजल्ट जब आप इसको निकाल लेंगे, यहाँ से OH निकल गया, यहाँ से H निकल गया, तो देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ अ पाई बॉन्ड बिटवीन दीज टू कार्बन्स। जिन दो कार्बन्स में से आप चीज़ माइनस करेंगे, उन्हीं दो कार्बन्स के बीच में आप डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन शो करेंगे। यहाँ पर आपने जो डिहाइड्रेटिंग एजेंट लेना है दैट इज़ एल्यूमिना Al2O3, और आप इसको 340 से 450 डिग्री सी तक हीट करेंगे। आपने ये टेम्परेचर कंडीशंस अपनी बुक वाली फॉलो करनी है, देख लीजिएगा, अगर कोई डिफरेंस है तो वहाँ से आपने वो टेम्परेचर नोट करना है। ओके, ये देखें 340 और 450 ही है। यहाँ पर ये अल्कोहल, इसको आपने, ये प्राइमरी अल्कोहल है। अच्छा, ये भी मैं आपको बताऊं कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अल्कोहल्स, वन इज़ प्राइमरी, द अदर वन इज़ सेकेंडरी एंड द थर्ड वन इज़ टर्शियरी अल्कोहल। दिस इज़ प्राइमरी अल्कोहल। अब हम कैसे जज करेंगे? फंक्शनल ग्रुप के साथ वाली कार्बन, जिसको मैं ये लेबल कर रही हूँ, यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप के साथ वाली कार्बन जिसको मैं लेबल कर रही हूँ, ये फंक्शनल ग्रुप के साथ वाली कार्बन इस केस में ये है, यानी द कार्बन विच इज़ अटैच्ड टू द फंक्शनल ग्रुप, उसको आपने देखना है। इफ़ इट इज़ अटैच्ड विद वन कार्बन, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? प्राइमरी अल्कोहल होगा। एंड इफ़ इट इज़ अटैच्ड विद 2 कार्बन्स, लाइक देखेंगे एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर 2 कार्बन्स का अटैच हुआ हुआ है, तो दिस विल बी द सेकेंडरी अल्कोहल एंड also known as 2 degree alcohol. Third is a tertiary alcohol. If the carbon attached with the functional group is bonded with 3 other carbon atoms, of course यहाँ पर भी alkyl group है, तो ये कार्बन की चेन ही है, तो 3 अगर alkyl groups होंगे या 3 कार्बन्स होंगी तो इसको आप टर्शरी अल्कोहल कहते हैं। इसके बाद यहाँ पर स्ट्रक्चर्स आपको बताए हुए हैं। और दूसरी एक और बात कि P4O10, H2SO4, H3PO4 ये सारे डिहाइड्रेटिंग एजेंट हैं और आप इनको यूज़ करके इसमें से वाटर निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप फर्स्ट केस में देखें तो आपने OH जहाँ से रिमूव की है उसके साथ वाली कार्बन से आपने, बिल्कुल साथ वाली कार्बन से आपने हाइड्रोजन निकाली है और फिर उन दोनों के दरमियान आपने डबल बॉन्ड क्रिएट कर दिया। आपने चीज़ें माइनस भी करनी है 2, और जो 2 माइनस करेंगे उन्हीं 2 के दरमियान आपने डबल बॉन्ड की क्रिएशन भी करनी है। अब आपके पास है सेकेंडरी अल्कोहल की डिहाइड्रेशन। जब सेकेंडरी अल्कोहल यहाँ पर मैंने लिखा तो आपके पास यहाँ पर 75% H2SO4 आपने यूज़ करना है, 140 से 170 डिग्री सी टेम्परेचर कंडीशंस यूज़ करनी है। अब आपके पास ये होगा स्ट्रक्चर। इसके अंदर आप देखें कि देयर आर 2 ऑल्टरनेटिव्स विच एग्जिस्ट, यानी यहाँ पर एक इस कार्बन से तो एक OH रिमूव हो जाएगा। अब आपको मैंने बताया है कि आपने एडजेसेंट कार्बन से हाइड्रोजन निकालनी है। देयर आर 2 एडजेसेंट कार्बन्स, वन इज़ दिस एंड द वन इज़ दिस, यानी या आपने यहाँ से निकालना है या आपने यहाँ से निकालना है। ऑफ कोर्स अगर आप हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव करेंगे तो डबल बॉन्ड इस और इस कार्बन के बीच में आएगा। अगर आप हाइड्रोजन यहाँ से मूव करेंगे तो डबल बॉन्ड इस और इस कार्बन के बीच में आएगा। आपकी बुक में 1 ब्यूटीन प्रोडक्ट बनी हुई है, बट एक्चुअली देयर इज़ 2 ब्यूटीन फॉर्मेशन ओवर हेयर, तो आपने इसको करेक्ट कर लेना है। मैं इसको जस्टिफाई करती हूँ कि वाई 2 ब्यूटीन इज़ फॉर्म्ड। इसके बाद टर्शरी अल्कोहल है। टर्शरी अल्कोहल में की भी पहचान इसी तरह से है, द कार्बन विच इज़ बॉन्डेड डायरेक्टली विद द OH ग्रुप इज़ फर्दर बॉन्डेड टू 3 अदर कार्बन एटम्स, तो वो टर्शरी अल्कोहल होगा। और इसके अंदर आप देखें जो सल्फ्यूरिक एसिड आप यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ नॉट सो स्ट्रॉन्ग, 20% सल्फ्यूरिक एसिड आप यूज़ करेंगे, 140 से 170 डिग्री सी टेम्परेचर कंडीशंस होंगी। यही देखिए आपके जिस कार्बन के अंदर से आप OH निकाल रहे हैं उसके साथ वाली कार्बन से आपने हाइड्रोजन निकालना है। लाइक आप इस कार्बन से अगर हाइड्रोजन निकालते हैं तो हमारे पास इन्हीं 2 के दरमियान डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये H निकल गया, ये CH2 बन गया और ये OH निकल गया, ठीक है। अब यहाँ पर ये चीज़ आप जहन में रखें कि मैं आपको जस्टिफाई करूँगी कि आपने जब आपके पास 2 डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स हों और दोनों डिफरेंट हैं, एक CH3 है एक CH2 है, तो फिर आप कहाँ से हाइड्रोजन प्रेफरेबली रिमूव करेंगे? अच्छा, उससे पहले ये आपको मैं बताऊं कि इन तीनों तरह के जो अल्कोहल्स हैं उसमें जो ईज़ ऑफ डिहाइड्रेशन है कि कौन सा वाला अल्कोहल ज़्यादा इजीली डिहाइड्रेट हो जाता है, दैट इज़ द टर्शरी अल्कोहल, देन द सेकेंडरी एंड देन द प्राइमरी। अब इसकी हमने रीज़न डिस्कस करनी है कि ये क्या वजह है। टर्शरी अल्कोहल्स को हम 3 डिग्री अल्कोहल और ये 2 डिग्री अल्कोहल और ये 1 डिग्री अल्कोहल प्राइमरी को कहते हैं।
ठीक है। अब जैसे हमें पता है कि इट इज़ अ टाइप ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है, तो तीनों के अंदर इसका जो रेट है वो वेरी कर रहा है। एक बात ये जहन में रखें कि जो इसका मैकेनिज़्म है, जैसे यहाँ पर ये मैंने मैकेनिज़्म बताया, वैसे तो ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन जो इसका मैकेनिज़्म है, इसके अंदर आपके ने जो एसिड है वो आपको प्रोटॉन देगा और ये बन जाएगा OH2+ यानी वाटर बन गया। नेक्स्ट स्टेप में आपने इस वाटर को रिमूव करना है, जहाँ से वाटर निकलेगा उस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव साइन आ जाएगा। दिस इज़ अ कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन क्या होता है? कार्बन हैविंग पॉजिटिव चार्ज। ये जो कार्बोकेटाइन है ये नेक्स्ट स्टेप में आगे बाइसल्फेट के साथ रिएक्ट करके ये बना रहा होता है। पर्पज़ आपको ये मैकेनिज़्म दिखाने का ये था कि कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होती है इसके एक स्टेप के अंदर, जिसका कार्बोकेटाइन जितना इजीली बन जाएगा, जितना ज़्यादा स्टेबल होगा, वो उतना इजीली बनेगा और उसी की जो ईज़ ऑफ डिहाइड्रेशन है वो ज़्यादा होगी। तो एज देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ अल्कोहल्स, टर्शरी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो आप इसमें अगर देखें तो आपके पास जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो टर्शरी कार्बोकेटाइन बनेगा। इस केस में जो कार्बोकेटाइन बनेगा दैट विल बी द सेकेंडरी एंड ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन। तो अगर हम कार्बोकेटाइंस की आपस में स्टेबिलिटी को कंपेयर करें तो टर्शरी कार्बोकेटाइन इज़ मोस्ट स्टेबल इन केस ऑफ ऑल अल्कोहल्स, ऑल टाइप्स ऑफ अल्कोहल। तो इसलिए उसकी ईज़ ऑफ डिहाइड्रेशन ज़्यादा होगी और फिर सेकेंडरी की और फिर प्राइमरी की। इसकी रीज़न को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे अगले चैप्टर में कि वाई टर्शरी कार्बोकेटाइन इज़ मोर स्टेबल एज़ कम्पेयर टू अदर टाइप्स ऑफ कार्बोकेटाइन। ये जहन में रखें कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको हाइपर कॉन्जुगेशन का कॉन्सेप्ट दिया था, इसमें भी हाइपर कॉन्जुगेशन का कॉन्सेप्ट यही है कि अल्काइल ग्रुप ज़्यादा लगे हुए हैं तो उसकी वजह से नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर ज़्यादा होंगे, जिसकी वजह से उसकी स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होगी टर्शरी कार्बोकेटाइन। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, अब वो वाली बात कि जब सेकेंडरी अल्कोहल था जैसे ये वाला है, तो हम कैसे ये जज करेंगे या कैसे डिसाइड करेंगे कि किस कार्बन से आपने हाइड्रोजन माइनस करना है। जिस कार्बन के साथ OH है उधर से तो OH निकलेगा। अब यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज़ एग्जिस्ट कर रही थी, एक ये वाली कार्बन और एक ये वाली कार्बन से किस में से हम निकालें। अगर आप इस कार्बन से हाइड्रोजन निकालते हैं तो ये वाला प्रोडक्ट बनता है विच इज़ नोन एज 1-ब्यूटीन, और अगर आप इस कार्बन को छोड़ के इस कार्बन से हाइड्रोजन निकालते हैं तो हमारे पास 2-ब्यूटीन बनता है। ठीक है, अगर हम देखें कि मेजर प्रोडक्ट कौन सा है तो 2-ब्यूटीन इज़ अ मेजर प्रोडक्ट विच इज़ फॉर्म्ड आफ्टर द डिहाइड्रेशन ऑफ 2-ब्यूटानोल। तो कैसे आपने जज किया? एक रूल है, सिट्ज़िफ रूल। इट इज़ नॉट मैंशनड इन योर बुक, ओके, बट इट इज़ रेलिवेंट टू योर कोर्स। एक्सरसाइज में डिफरेंट जगहों पर आपसे ये कॉन्सेप्ट यूज़ करना पड़ सकता है आपको, तो इसलिए आपने ये रूल याद करना है कि जब भी आपके पास ऑल्टरनेटिव एग्जिस्ट करता हो कि आपने हाइड्रोजन कहाँ से माइनस करनी है, तो आप हाइड्रोजन उस कार्बन से रिमूव करेंगे जिसके पास ऑलरेडी कम हाइड्रोजन हैं। जैसे आप यहाँ पर देखें तो ये जो एडजेसेंट कार्बन है इसके पास 3 हाइड्रोजन्स हैं, ये वाली जो एडजेसेंट कार्बन हैं इसके पास 2 हाइड्रोजन्स हैं। तो यू हैव टू रिमूव द हाइड्रोजन फ्रॉम दैट कार्बन विच ऑलरेडी हैज़ स्मॉलर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। तो एज अ रिजल्ट 2-ब्यूटीन बन जाएगा। और रीज़न इसकी ये है कि ये वाला मेजर प्रोडक्ट इसलिए बनता है बिकॉज ये आप वही वाली बात देखें, अगर मैं इसका स्ट्रक्चर ओपन करके लिखूँ तो इट इज़ हाईली अल्काइलेटेड, हाईली सब्सटीट्यूटेड। तो ग्रेटर सब्सटीट्यूशन होगी तो ग्रेटर होगी स्टेबिलिटी अल्कीन की। तो अब आपने ये बात याद रखनी है कि जब भी हमारे पास ऑल्टरनेटिव एग्जिस्ट करता है तो आपने वहाँ से रिमूव करनी है हाइड्रोजन जहाँ पर ऑलरेडी कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स मौजूद हैं। ठीक है जी। अब नेक्स्ट हमारे पास मेथड आ जाएगा डिहाइड्रोहेलोजनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। ये जो वर्ड डी लगता है दैट मीन्स द रिमूवल, ठीक है, यानी आपने रिमूव करना है। वहाँ पर हमने डिहाइड्रेशन की थी, वाटर को रिमूव किया था। इस पर्टिकुलर में एग्जांपल में या इस पर्टिकुलर मेथड में हम 2 चीज़ें रिमूव करेंगे, एक हाइड्रोजन हाइड्रो और एक हेलो यानी HX की आपने इसके अंदर रिमूवल करनी है, -HX करना है आपने। ये भी एक तरह से एलिमिनेशन रिएक्शन है। इसमें आप हाइड्रोजन हेलाइड को रिमूव करते हैं फ्रॉम अ सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट वो मॉलिक्यूल है जिसके ऊपर रिएक्शन हो रहा होता है, जैसे यहाँ पर ये ब्रोमो इथेन इज अ सबस्ट्रेट।
इसमें जो आप स्टार्टिंग मटेरियल ले रहे हैं वो है अल्काइल हेलाइड। ये हमने फंक्शनल ग्रुप्स के अंदर कवर किया था कि व्हाट आर नोन एज अल्काइल हेलाइड। अब अल्काइल हेलाइड में वो वाली कार्बन जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है दैट इज़ नोन एज अल्फा कार्बन, और उसके साथ जो कार्बन अटैच है दैट इज़ द बीटा कार्बन। तो इसमें यही होगा, आपका अल्फा कार्बन से हेलोजन निकलेगा, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा और इन दोनों के दरमियान डबल बॉन्ड आ जाएगा लाइक दिस। जो रिएजेंट हम इसमें यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ द अल्कोहलिक KOH। ये देखिए, अल्फा कार्बन से हेलोजन निकल गया, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकल गई, जिसको उन्होंने येलो से मार्क किया हुआ, और एज अ रिजल्ट जो है वो हमारे पास अल्कीन बन गया। अच्छा, अब यहाँ पर जो है वो एक चीज़ का ख्याल रखना है कि एक्वस KOH आप यहीं यूज़ करेंगे। अगर आप इस रिएक्शन के अंदर एक्वस KOH यूज़ करेंगे तो इंस्टेड ऑफ एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन हो जाती है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब है कि ये जो आपका ऑलरेडी ब्रोमो लगा हुआ है ये निकल जाएगा और इसकी जगह पर OH ग्रुप आ जाएगा। OH-1 आयन विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल और एज अ रिजल्ट वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाता है और वो ब्रोमीन को रिप्लेस कर देता है और खुद जहाँ पर आके लग जाएगा और एज अ रिजल्ट ये अल्कोहल बन जाएगा। ये देखिए, जब मैंने अल्कोहलिक KOH लिया तो उसके रिजल्ट में हमारे पास एलिमिनेशन होगी। तो अल्कोहलिक KOH वाटर में जब डिसोसिएट करता है तो यहाँ पर CH3 CH2O-1 ये अल्कोक्साइड आयन बनेंगे जो कि स्ट्रॉन्ग बेस हैं और एज अ रिजल्ट में वो हाइड्रोजन को एलिमिनेट करते हैं। तो एलिमिनेशन रिएक्शन को फेवरेबल होने के लिए स्ट्रॉन्ग बेस का होना ज़रूरी है जो कि अल्कोहलिक KOH में ही प्रोड्यूस होती है। अब इसमें भी सेम आपके पास है कि 2-ब्यूटीन जो है वो बनता है व्हेन 2-ब्रोमोब्यूटेन इज ट्रीटेड विद अल्कोहलिक KOH। यहाँ पर आपने अल्कोहलिक KOH के साथ आपने 2-ब्रोमोब्यूटेन को हीट किया, अल्फा कार्बन से तो ब्रोमीन निकल जाएगा। अब फिर हमारे पास दो अल्टरनेटिव्स हैं। कीप इन माइंड द सिट्ज़िफ रूल। सिट्ज़िफ रूल आप अप्लाई करेंगे और हाइड्रोजन उस कार्बन से रिमूव करेंगे जिसके पास ऑलरेडी कम हाइड्रोजन हैं, लाइक इसमें से और इसमें से आप इसमें से निकालेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा 2-ब्यूटीन। अब कई दफ़ा बच्चे ये मिसअंडरस्टूड करते हैं कि वो जब हाइड्रोजन ज़्यादा देख रहे होते हैं ना तो वो इस कार्बन की हाइड्रोजन भी चेक करना शुरू कर देंगे। आपने बच्चों सिर्फ उन दो हाइड्रोजन्स को चेक करना है जो फंक्शनल ग्रुप वाली कार्बन जो है उसके साथ डायरेक्टली अटैच हुई है और किसी को नहीं आपने देखना। अब वाई दिस प्रोडक्ट इज़ मोर स्टेबल या वाई दिस प्रोडक्ट इज़ मेजर 2-ब्यूटीन, बिकॉज इट इज़ हाईली सब्सटीट्यूटेड। तो हम ये पढ़ चुके हैं स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन्स के अंदर कि अगर आपकी हाईली सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन होगी तो दैट विल बी मोर स्टेबल। यहाँ पर भी उन्होंने आपको यही चीज़ अप्लाई करके दी हुई है। ये नेक्स्ट है 2-ब्रोमो 2,3 डायमेथाइल ब्यूटेन। ये हाइड्रोजन जो बीटा हैं वो उन्होंने लेबल करके बताई हुई हैं, ये भी ठीक है। तो अब आपने जब यहाँ से रिमूव करनी है तो अब आप ये देखें कि या आप इधर से रिमूव करेंगे या इधर से या इधर से। तो आपने उस हाइड्रोजन से रिमूव करना है जहाँ पर ऑलरेडी कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स हैं, तो ये यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये प्रोडक्ट जो है ये मेजर प्रोडक्ट होगा 79% बन रहा है। तो सिट्ज़िफ रूल की बहुत इंपॉर्टेंस है, उसी को देखकर हमने यहाँ पर भी अपने वो लगाए हैं, प्रोडक्ट्स बनाए हैं। ओके, दैट्स ऑल विद द फर्स्ट पार्ट। अल्कीन्स तक मैंने आपको भी करवाया है, तो इसके बाद पार्ट 2 जो है वो इंशाल्लाह ताला मैं अपलोड करती हूँ, जिसके अंदर मैं आपको प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कीन्स ऑनवर्ड्स कराऊँगी। थैंक यू सो मच।